अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हसीब खान अल मारूफ गंदा अंडा और मेरे सबसे प्यारे, मेरे चहीदे, मेरे हर दिल अजीज़ गेस्ट और वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर उमर आदिल। सर कैसे हैं? मैं आपकी बड़ी इनायत है, आपने इतने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए। आपकी बड़ी मेहरबानी है, मगर काश कि मैं भी कह सकूं कि मेरे सबसे चहीते मेज़बान, आजकल मेरे सबसे चहीते मेज़बान वैसे मैं बता दूं कौन है और अभी तक बने नहीं है, मेरे होने वाले मेज़बान हैं। सर कितना प्यारा लफ्ज़ है ये, आप मेरे होने वाले मेज़बान हैं। वो है इमरान अशरफ साहब। सर मैं इमरान अशरफ को कभी ज़िंदगी भर नहीं मिला, मैंने उनके ड्रामे थोड़े से देखे हुए हैं। क्या एक्टर है, समथिंग गुड अबाउट हिम। जी जी। अच्छा, मैं इमरान के बारे में ये एक बात कहूं कि ज्यादती कर रहा है अपने साथ। होस्ट बन के इतना बड़ा अदाकार अपने असल काम से हट जाता है जी। मगर सिर्फ होस्टिंग का बड़ा मजा है। सर हफ्ते 3 बारी शो करना, जनाब मोटी तनख्वाह महीने दे एंड दे लेना, ड्रामे तो आप जानते हैं पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जी 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 जी, लेकिन ही इज बीइंग लाइक ए क्लास एक्टर हमारा और बहुत ही वर्सटाइल एक्टर। भोले से करियर का आगाज करने के बाद आजकल क्या धूम मचाई हुई है उन्होंने। सर इंतहाई अच्छा, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े अदाकार को सबसे ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए वो उस काम पे करना चाहिए जो पैसे भी दे मगर जो उसको बहुत आगे भी लेके जाए। और इमरान का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक एक्टिंग में वो कहीं आगे जाएगा। सर ये जो रोल वो कर रहे हैं ना एज अ होस्ट, और इमरान तुम मुझसे छोटे हो, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, मैं तुमसे बहुत पहले ये काम कर रहा हूँ। अदाकारी नहीं की तो और बात है, हमारे ज़माने ज़रा कंजर्वेटिव थे और कदामत पसंद थे, तानू तो खुली छुट्टी मिली है, वरना कभी हम भी हसीन और जवान थे और अभी भी कौन सी कसर है। मगर मैं इमरान एक आपको बात बताऊं, एक चीज़ नज़र आती है कि आप इज्जत लोगों को बहुत दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़रा ज़्यादा दे रहे हैं। मैनू किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब कितना अच्छा मुंडा है, कितनी इज्जत देता है, मैं क्या मैनू ऐसा दे पैसे दो, मैं तो दुगनी इज्जत देंगे। सर जी होता है, सर मूड बड़ा आपको बेहतर हो जाता है जी जी। और सर दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि प्रोग्राम अगर आपने इमरान अशरफ के साथ करना था तो फिर इतनी बड़ी टीम ना बनाते, इसलिए कि सारा फोकस इमरान अशरफ और उसके फैंस के ऊपर है। जो आप मेहमान बुलाते हैं वो तो बेचारा एवं शामिल वाजा होंगे, कभी कभी टू टू बोल पाया, कभी कभी चुप करके बह गया, वरना होता पता क्या है, वो सामने कुड़ी बैठी है, समझ आई मेरी गल, कितों आई भला, कुल लैन आई है ननकाने से, ठीक है कि जी, क्या हाल है, कैसी हो? हाय, मैं इस प्रोग्राम में सिर्फ आपके लिए आई हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके सारे ड्रामे देखती हूँ, क्या लेके आई हो? दिल अपना। और ये पूरा शो बन जाता है उनका। सर शो मैं चलो कम से कम पूरा शो ना बने, मगर ऐहो जो टोटे जोड़ 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 के पूरा शो बन जाता है। मगर देन सर फिर इमरान अशरफ जैसे बड़े अदाकार जिस पे इस वक्त अल्लाह राजी है, और अल्लाह राजी है तो उसकी मखलूक राजी है, उसके साथ ये नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे आप ये बताइए। और बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम अगली दफ़ा जब करे ना तो इसको थोड़ा सा बदल दे। सर उसके अंदर 3 कॉमेडियंस बैठे हुए बहुत बड़े, तीनों रिडंडेंट हैं, मगर फिर क्या किया जाए, अल्लाह ने बड़ी बड़ी तरीके ना रोजी रोटी लाई, समझ आई। कई लोगों ने सिर्फ बैंक की शक्ल में खान दी रोजी रोटी। मेरे नाल ते ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? एक हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा वो तो नहीं है, बोतल भी पाया जाता है। डॉक्टर साहब इमरान अशरफ के बारे में ना एक चीज़ मैंने देखी उसी प्रोग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया पे वो चंक आया, गुड टच और बैड टच के बारे में। उसने एक बच्ची को सेट पे बुलाया इमरान भाई ने। उसके बाद मुझे जो अच्छी चीज़ लगी कि वो बुला लिया, बात करते तो किसी पेरेंट ने उसको मना नहीं करना था। जब वो सेट पे आ गई तो उन्होंने कहा कि मैं इसको साथ बिठा सकता हूँ, उसकी वालदा से बाकायदा इजाज़त ली। यही तो बात है, फिर रोल मॉडल्स जो होते हैं सोसाइटी को बताते हैं कि तमीज़दारी क्या है, तमीज़दारी क्या, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। और सर मैं शुरू में मैंने बात कही, देयर इज समथिंग गुड अबाउट हिम, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सन। अल्लाह ताला उसकी इज्जत को कायम रखे, उसके भरम कायम रखे, उसके पर्दे रखे इंशाअल्लाह। एनीवे सर जी मैंने एक और बात कहनी है, प्लीज। आप एक्टर से बात शुरू करें, मुझे पता है क्योंकि आपकी नई सरकार आ चुकी है और नई सरकार से ही इस कदर मरूब हैं कि इनको समझ नहीं आ रही। एक्चुअली एक दोस्त जो पिछली सरकार ना कुछ देर वास्ते केयर टेकर लग गया सी, शायद में सर वक्त बदल गया, समझ आई मेरी गल। हाँ मैंने पता और आने वाली थां पर आया है। एनीवे मेरा कहने का मतलब आपको भी उम्मीद ना हो कि कहीं कल्चर के मिनिस्टर वगैरह लग जाए। एक बात आपको कहूँ सर, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का बहुत कम जिक्र करता हूँ जनाब। उसकी वजह ये नहीं है कि मेरे दिल में उनकी इज्जत नहीं है, बिल्कुल है। मैं कमाल समझता हूँ उस आदमी को जैसी वो किस्मत लेके पैदा हुआ है सर, जैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है सर। ये 3, 4, 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बनना एक बात है। मैं हसीब उनको ज़माने से जानता हूँ जब वो वज़ीर ख़जाना पंजाब थे, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बने, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बनते चले गए। असल में मगर इज्जत पता है मेरे दिल में क्यों है जनाब? किस्मत ऐसी है कि बार बार तबाही
और बिल्कुल पॉलिटिकल कोलैप्स, और कई दफ़ा तो काल कोठरी से बच के फिर निकल जाते हैं। सर ये कोई आसान चीज़ है? अच्छा हम ये कहें कि ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है या डील है या जो भी है, सर है, मगर इसकी भी तो तौफीक अल्लाह ने दी हुई है। अल्लाह ने दी सबको वजह तो होगी ना। जी जी, वरना एक दफ़ा फंसा हुआ आदमी, आप भुट्टो साहब को लीजिए, एक दफ़ा गए एक बिल्कुल घटिया मुकदमे के अंदर, सर वहाँ से फिर उनकी मसलूब हुई लाश ही वापस आई है। हालांकि किसने तब कोशिश नहीं की, मगर मियाँ साहब की क्या किस्मत है। मियाँ साहब से मुझे याद आया एक छोटा सा किस्सा, अगर आप बुरा ना मनाएं जनाब। सर। ये सन 2000 की बात है जब मियाँ साहब के ऊपर मुकदमा चल रहा था हाईजैक करने का। ओके, और परवेज मुशर्रफ साहब की तब हुकूमत थी, और आपको पता है कि काल कोठरी में थे क्योंकि हाई ट्रीजन था ये, और इनको वाकई फांसी की सजा होने का था जी। सर उन्हीं दिनों में कि जब इनका ये मुकदमा चल रहा था मियाँ साहब का, तो उनके वकील थे जनाब एजाज बटालवी मरहूम साहब। ओके। एजाज बटालवी साहब एक दुनिया के बेहतरीन वकील, एक बेहतरीन अदीब, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन बुजुर्ग थे। आप यकीन कीजिए मुझे उनकी उतनी ही याद आती है जितनी मुझे अपने मरहूम वालिद की याद आती है। वो इतने शफीक आदमी थे। तो हमारी भी बात होती, उसके बाद हमने देखा कि वो जद्दा चले गए हैं माशाल्लाह 10 साल के लिए। जी जी। तो मैंने बटालवी साहब से पूछा, मैं कहा बटालवी साहब आप इस कदर दम खम के साथ उनका मुकदमा लड़ रहे थे, उनकी ज़िंदगी एट स्टेक थी, और आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई डील हो रही है? कहते जी मैं भी अक्लमंद आदमी हूँ, मुझे भी हो गया। मैं कहा कब हुआ एहसास? कहने लगे जी एहसास ऐसे हुआ, ये बिल्कुल सच्ची बात सुनने की है, और मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैं उनके मुंह से सुन के आपको बता रहा हूँ। जी जी। कहने लगे जी कि जब मियाँ साहब की पेशी होती थी और किन हालात में पेशी होती थी, तो मियाँ साहब के चाहने वाले अपनी चाहतों के एक्सप्रेशन के तौर पे पतीले लेके आते थे। एक पतीले अंदर बौंग ते वड्डे पावे, सुभान अल्लाह, दूजे दे अंदर तुसी सोचो निहारी, तीजे दे अंदर फेर पावे छोटे, ते फिर चौथे ते फेर पावे दरमियाने, ते सोचो की कुछ पुजिया ते पतीले ते पतीले पतीले ते पतीले आ रहे हैं, समझ आई? ते मियाँ साहब दा ध्यान नहीं सी हुंदा। सर मौत ऐसी चीज़ है बंदे दा जायका बदल दिंदी है। कहंदे जी असीं बहिंदे सन, पतीले आंदे सन ते बस वो अहलकार ही खा जाते सन, पुलिस ही पी जाती थी पावियां दा शोरा। उस जमाने के अंदर जितनी फरबा आपकी पुलिस हुई है जो उस कोर्ट के अंदर थी, दुनिया में कभी नहीं हुई। अच्छा सर, उसके बाद कहने लगे कि एक दिन मैं बड़ा परेशान था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं समझ नहीं आ रही। तो जो एक रिटायरिंग रूम था जिसके अंदर अदालत में आने से पहले मियाँ साहब बैठे होते थे, तो मैं वहाँ चला गया। ये बटालवी साहब बता रहे हैं। बटालवी साहब ने कहा कि मैं वहाँ पे गया तो माशाल्लाह पतीलियां दा पूरा मीना बाजार लगाया सी। वाह। और पिछे एक कुर्सी दे उत्ते मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ रखते सन। उन्हां दे हत्थ च वड्डा सारा कड़छा सी ते सामने एक वड्डा सारा प्याला पिया सी, उन पिशौरा के आ जाता है। जी जी। उन्होंने बटालवी साहब को देखा तो आओ 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 बटालवी साहब आओ तशरीफ रखो। नाल ही उन्होंने एक ढक्कन सिरकाया, कड़छा विच मारिया ते कहने लगे आलू गोश्त पक है ते डबल पुट दी बोटी बटालवी साहब तुहाडे वास्ते कड्डी ए लवो। बटालवी साहब ने कहा कि जिस वक्त डबल पुट दी बोटी प्याले च गई है छम करके ते शोरबा उतों पिया फिर छम करके ते मैं समझ गया कि हुन मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी, असी मुकदमा जीत चुके हैं। मगर सर ये वाकई ये किस्मत के बगैर हो सकता है? मैं उन पर तनकीद कर सकता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, द पावर्स दैट बी का जब दिल करता है कि उनको निकाल दिया, जब चाह फंसा लिया। मगर सर फंस फंस के निकलना भी तो किसी की किस्मत में होता है। इसमें उनकी अपनी अक्लमंदी भी शामिल है सर, किस्मत शामिल है। किस्मत के साथ साथ थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस भी शामिल है उनका। वो इतने एग्रेसिव नहीं है इस मामले में। सर शायद हो सकता है ना हो। उनकी बात यह है कि सर यकीन कीजिए मैं आपको बताऊं, अगर किस्मत यावरी करे ना तो फिर अकल भी आ जाती है। सर जी जो किस्मत थले चली जाए ना तो फिर अकल भी बौंतर जाती। यकीन करो बंदा अल्लाह ताला ने जिन्होंने खराब करना हो ना, अल्लाह ताला ने पहले मत मारता है, मत मारी जाती है, फिर हर चीज़ मारी जाती है। मैं सही गल दसा बाहर तौर सर जी मेरे ख्याल में उनके अंदर कुछ खूबियाँ ज़रूर होंगी, और मेरा ये भी ख्याल है। और मैं अपनी कौम के लिए भी एक बात बताऊँ, मैं किसी का साथ नहीं देता, मगर हुजूर वाला किसी लीडर को जब आप नफरत करने लगते हैं तो उतनी कीजिए कि कल कलां को आपको अपना थूका हुआ चाटना ना पड़े। और किसी को जब मोहब्बत करते हैं तब भी उतनी ही कीजिए कि कल आप अपनी मोहब्बत करने पे शर्मिंदा ना हो। और यही बात मैं एनालिस्ट को कहूँगा, तज्जियाकारों को कहूँगा, जर्नलिस्ट को कहूँगा। और सर जी क्योंकि बाद में शर्मिंदगी पता है क्यों बन रही है? वो ज़माने और थे। आज मैंने आपको कुछ कहा, ख़त्म हो गया। अब तो सर एक मिनट की फुटेज मौजूद है जो एक सेकंड के अंदर रिट्रीव करके लगाई जा सकती है। आर्काइव बन चुके हैं हर चीज़ के। सर देखिए मगर एक बात है, इस हुकूमत और इस तरह के मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाले और इस तरह के मुल्क के अंदर मीडिया के जो लोग हैं उनको अल्लाह के बाद एक ही चीज़ का असरा है। किस चीज़ का? बेगैरती।
बेगैरती तेरा ही आसरा। सर ये हमारा कौमी नारा है, बेगैरती तेरा ही आसरा। हजूर वाला जब दिल किया तो यूं गलबैयां डाल के ऐसे हो गए, कोई किसी का अंकल बन गया, कोई किसी का बच्चा बन गया, और बाद में पता चला कि वही बच्चा जब कुछड़ चुके ऐसी कुछड़ चुक के पूरी दुनिया दे हूंटे लवा रहे सांसी, उन्हें ही कुछड़ बैठे बैठे सूसू कर देता, बल्कि सूसू नहीं पूपू करती। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? अगर सर जी मेरी गल सुनो, मैं मेरे वोट का जिक्र ना करो, जिस चीज़ की कीमत ही कोई नहीं ਉਹਨੂੰ मैं घरों सवेरे निकला, नाश्ता करा, बाकी काम छड्डां, फड़ अपनी शनाख्ती कार्ड फड़ा, उत्थे लाइनें च लगा, लाइनें च लग के इंतजार करा की पिया हुंदा है, और जो कुछ देखा ਉਹਨੂੰ बर्दाश्त करा, फिर अंदर जावां, डब्बा दसिया जाए मैनू, वो डब्बे च वोट पावां, पलट के वेखां ते ना डब्बा ते ना वोट, ना कुछ ना काज, ना डब्बा ना डब्बे दी जात, शामी नतीजा वेखां ते कहां हालात तो ऐसे नहीं थे। अच्छा खैर ये बात अलग है, मगर बात सिर्फ ये है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं जनाब। हजूर वाला वक्त बड़ा नाजुक है, इसलिए कि अगर आपने वोट डाल दिया था, और आपने वोट इसलिए डाला कि जिसको आपने वोट डाला आपने उसका मंशूर सुना था, उसके नारे देखे थे, उसके जलसे अटेंड किए थे, तो अब पूछिए, क्योंकि वोट डालने के बाद हक़ एहतसाब आपसे कोई नहीं छीन सकता, हक़ राय दही एक चीज़ है, मगर सर जवाब तलबी भी तो एक आवाम का हक़ है कि नहीं? बिल्कुल। कहाँ गई वो सारी बिजली जो हमें मुफ्त मिलनी थी? वो लॉलीपॉप्स कहाँ गए सारे? वो लॉलीपॉप सर, वो ख्वाब जिनके ख्वाब रेजे अब टूटे पड़े हुए हैं जनाब, वो झूठ, वो फरेब, वो धोखे सर, वो सारा का सारा अब कहाँ है? सर सबकी तनख्वाहें दुगनी हो गई थी, हो गई जी दुगनी, ठंड पै गई जी। सर मैं हैरान हूं कि जब ये वादे सुन रहे थे, जब नारों में दुर दुर ना कर रहे थे, आपने एक दफा किसी ने पलट के पूछा नहीं कि जिन्होंने हमारी बिजली का यूनिट 8 रुपए से 65 रुपए कर दिया, वो 300 यूनिट मुफ्त कहां से देंगे जनाब? और जो लोग कर्जदार हैं और मकरूज हैं IMF के, अब वापस आइए सर एक बात बताऊं उनको, एक बड़ी खतरनाक बात बिलावल जरदारी ने की है जनाब इलेक्शन से पहले जी, और दाव पे लगा दिया, कहने लगे मेरे पास वो अब तरीकाकार आ गया है कि मैंने अमीरों से छीन के गरीबों को देना है, वो प्योनू ले दे बैन लगा जे खुदा करो, खुदा दा वास्ता जी और की। सर उनके वालिद गिरामी से ज्यादा अमीर कोई इस मुल्क में होगा? मुझे आप ये बताइए। उनके बारे में क्या राय है आपकी एज ए पॉलिटिशियन? सर छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात, इसलिए रहने दीजिए, मुझसे इतनी बड़ी बात संभाली नहीं जाएगी। सर मैं आपको ये बताऊं, सर जी देखिए मेरी बात सुने, क्या बताऊं आपको, क्या कहूं सर मैं आपको, हमारी बदकिस्मतियां हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं है, अल्लाह, मैं वाकई तरह ये कहता हूं। मगर सर जी फिर एक और आपको बात कहूं, और बुरा ना मानिएगा मेरी बात का प्लीज सर, मकाफात अमल भी होता है चीज़। एक आपको बात कहूं, बुरा फिर से ना मानिएगा, हजूर वाला हमारे यहाँ जमहूरियत के नाम के ऊपर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मौरूसी इक़्तिदार, हमारे यहाँ इक़्तिदार मौरूसी है, दुनिया के यहाँ बीमारियाँ मौरूसी होती है, हमारे यहाँ भी ये बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी है जो पूरे मुल्क को लाहक है, और ये मौरूसी है। एक बड़ी मैं मतलब वाकई आजी से एक बात कहूँ, भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे और सब एक ही नारा लगाते हैं, जय भुट्टो। हुजूर वाला पोते को देखें और नवासे को देखें, ये नस्ल कब तक चलेगी? अल्लाह अकबर। मेरा कहने को समझिए, मैं ये बड़ी आजी के साथ कह रहा हूँ, मगर इसमें बहुत सारे रम्ज़ हैं समझने वालों के लिए और देखने वालों के लिए। बेशक सर, हर दफ़ा नवासों को ला ला के खड़ा करेंगे, आपकी नस्ल तो नहीं है, बेचारे हाकिम अली जरदारी हैं सर माशाल्लाह, जिनकी औलाद आजकल रूल कर रही है, मगर नारा अपने दादे का नहीं अपने नाने का लगाते हैं। और हुजूर वाला दुनिया में सुना है मैंने, और मैं दुनिया में देख चुका हूँ, मैंने ये देखा है कि एक ही जगह है जहाँ पे बेटा माँ के नाम से पहचाना जाता है जनाब, बिल्कुल, और एक है हशर, जहां माँ के नाम से औलाद को पुकारा जाएगा, यानी कि क़यामत के दिन जी, तो यह मामला ओजे, तो यह मामला ओजे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक वाकया बहुत लोगों ने देखा, कंट्रोवर्सी भी बहुत आम हुई, हमारी एक शुफ वाली सरकार है, आपने वो देखा है? सर ये मैं कैसे नहीं देख सकता सर, आपने तो आज शुफ वाली सरकार को देखा है। सर मैं आपसे बहुत पहले पैदा हुआ था, मैं तब से यहाँ पे कैसी कैसी सरकारें देख रहा हूँ और कैसी कैसे उनके फॉलोअर्स हैं। हजूर वाला एक बात याद रखिए, एक पूरा मुआशरा, एक पूरा मुल्क जिसको जाहिल रखा गया है और जो जाहिल रहना चाहता है, जो बदएतकादी का मारा हुआ है सर, जो एक सेकंड के अंदर शिर्क करने पर तैयार है, जो एक सेकंड के अंदर फौरन किसी को अपना मुर्शिद और पीर मारने के लिए तैयार है,
जो किसी भी शोबदाबाज के ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार है। सर ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अरब से कुछ लोग आए जिन्होंने यहाँ के लोगों को मुसलमान कर लिया जी। वरना अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता इस्लाम आता तो शायद बहुत मुश्किल होती। सर आप यकीन कीजिए। जी 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 सर आज आपके कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कि डॉक्टर साहब के घर में फलानी जगह बुत पड़ा हुआ था। जी जी। और सर मेरी जगह तो कोई डेकोरेशन के तौर पे बुत पड़ा हुआ है। आप तो अपने माथे को जाके उस आदमी के पैरों में रगड़ते हैं जिसको पता है कि शोबदाबाज है, तमाशा कर रहा है, जनाब। पैसे बटोरने के तरीके हैं। खुदा का वास्ता है सर, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, बेहतरीन माशरों के अंदर भी बद-ए-तकादी एक ऐसी चीज़ है जो एक बीमारी की तरह होती है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हमें आराम आ जाता है। जी जी, वही ना कि वो उन्हीं के जो दम दरूद हैं उससे बाकायदा लोग फैज़याब भी होते हैं। आराम नहीं आता। आराम पता है क्या आता है? आप एक कमरे में हैं और एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो चांट कर रहे हैं। जी। समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। इस उम्मीद में बैठे हुए कि मुझे शायद शिफा हो जाए, समझिए, और एक आदमी उनको लीड कर रहा है, ठीक है जी जी जी। वो जब शुफ शुफ करता है तो आपको लगता है कि जैसे मेरे अंदर बेहतरी आ रही है। हाँ। सर बात यह है कि आपके अपने दिमाग के अंदर रिसेप्टिविटी होती है बेहतर होने की, उसकी फूक में नहीं होती। मगर सर इज्तिमाइयत का तो यही तो मजा है। सर आप यहाँ की बात कर रहे हैं, इज इट प्लेसिबो इफेक्ट? सर प्लेसिबो तो तब होना जब आपको चीज़ दी जाए जिसके अंदर दवाई ना हो लेकिन आपको उससे बेहतरी हो जाए। जी। सर ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी दिमाग हर वक्त इसकी तलाश में होता है। ठीक सर है। मुझे हर वक्त तलाश में पता है क्या है? जी। आज मेरा दिल परेशान है, आप मुझे लेके जाएं डॉक्टर साहब। मैं एक साहब को जानता हूँ, माशाल्लाह बहुत पहुंचे हुए हैं। जी। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं रिसेप्टिव हूँ पहले से ही, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मेरे लिए बेहतरी होनी है। वो वहाँ जाके उन्होंने एक खास हुलिया बनाया हुआ है, अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं, मैं वहाँ पे गया हूँ, ताज़ीम के साथ लोग बैठे हुए हैं, आधा असर तो मुझ पर वहाँ पे हो गया। जी। उसके बाद क्या होगा? वो कहेंगे अच्छा ये ज़रा नब्ज़ दिखाए। ओहो, बंदिशें हैं, बंदिशें हैं। हर एक दा मसला लियाओ मैं तुहानू थोड़ा सा दम कर दें। वो सर हर बंदा चंगा भला नलैक होंदे समझदा मेरे ते बंदिश है। उन्होंने दम किया, हाय सुकून आ। हजूर वाला हर शख्स जो है वो एक नरम फूक की तलाश में है। अल्लाह हर शख्स एक खोंटी की तलाश में है जिसमें वो अपनी नालायकियां टंग दे ये कह के कि दुश्मन और हासदीन की नजर है, उनका किया हुआ जादू है, उनकी की हुई बंदिश है। हजूर वाला इस चीज़ का फ़ायदा आप जो मर्जी कर लें। आपके दोस्त हैं इकरारुल हसन साहब, जनाब, आजकल सुना है कि यूसुफ अली सरकार के पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े हुए हैं। जितना मर्जी पीछे पड़ लें सर। अब तक पिछले कई साल से मैं उनको देख रहा हूँ, कईयों के पीछे पड़े। आज जाके देखिए क्या वो आस्थाने बंद हो गए, उनको मानने वाले वहां से उठ के चले गए। नहीं। किसी ने ये कहा कि ये फ्रॉड है। वो कोठी खाने बंद हो गए जहां पे नायकाएं बैठ के लड़कियों को बेचती हैं। कुड़ियां तो नवे बैच आ गए। ऐसी कड़ी गल है हजूर वाला। वक्ती तौर पे प्रोग्राम टल जाता है, समझ आ गई मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम की रेटिंग आ जाती है, तभी तक प्रोग्राम जारी है, समझ आई मेरी बात की? हजूर वाला ये इंस्टीट्यूशंस तब तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक तालीम और एक ख़ास किस्म की मैच्योरिटी हमारे पूरे मुआशरे में नहीं आ जाती। कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती ना, आ ही नहीं सकती सर। हम ये जो खित्ता है, ये तोहम परस्त है। ज़ैफ़ुल इत्क़ादी यहाँ पे अरूज पे है सर। सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यही हाल इंडिया में है। खित्ता वही हो गया ना, बड़े सगीर तो यही है। खित्ते की बात करो, पूरे खित्ते की बात करो सर यहाँ पे। और आप अगर समझते हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा एक वर्ल्ड सुपर पावर है, आप अमेरिका में जाएं सर, वहाँ पे एक होते हैं टेलीवेंजलिस्ट। ठीक है। टेलीवेंजलिस्ट होता है कि एक साहब हैं जो कि गाते हुए लहराते हुए स्टेज पे सबको साथ गवा रहे हैं, लोग साथ, एंड द ब्लाइंड विल सी एंड द डिसेबल्ड विल वॉक। ये सब तमाशा है कि नहीं है जनाब? बिल्कुल। ये सब का सब जो है मैस हिप्नोटिज्म और इज्तिमाइयात के असर हैं। समझ आपको मेरी बात? सब ये चीज़ें सब इंसानी साइकी के अंदर मौजूद हैं। ये हमारी, मैं इकरारुल हसन को कहूँ कि इकरार साहब बड़ी कोशिश है आपकी और बड़ी हिम्मत भी है आपकी, मगर आपकी हिम्मत की वजह से चीज़ें एक्सपोज तो हुई हैं, ख़त्म कुछ नहीं हुई और ख़त्म हो भी नहीं सकती। सर जी क्या इंसानी जानवरों क्या मैं कहूँ, इंसानी जानवर मैं इसलिए कहता हूँ कि जो चीज़ें वो बनाते हैं सर, किन मुर्दार चीज़ों से बनने वाला घी और तेल ख़त्म हो गया? क्या यूरिया से बनने वाला दूध ख़त्म हो गया? नो। क्या चूहों के कुतरे हुए केक बिकने ख़त्म हो गए? क्या बच्चियाँ बिकनी ख़त्म हो गई? क्या बापों ने और माओं ने बच्चे बेचने छोड़ दिए? खुदा का वास्ता है सर, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। और इसकी जिम्मेदारी सर बहुत हद तक तो हमारी हुकूमतों पे है, जिनको इन चीज़ों से गर्ज ही नहीं है। गर्ज ही नहीं है। हुकूमत भी क्या लॉलीपॉप्स देती है सर, ये भी हुकूमतें क्या लॉलीपॉप आपको दे रही हैं? बिजली के बिल कम कर देंगे। और बिजली के बिल कम कैसे करोगे, पहले तो मुझे ये बताओ। पॉसिबल वाला मतलब किस तरह पॉसिबल? और हम हाँ
जे भुट्टो, समझ आ रही है मेरी बात की। और सर छोटी धी है उन्होंने दी माशाल्लाह, वो बेचारी आके उन्होंने बेनज़ीर का कार्टून बना के चिट्टा दुपट्टा पवा के वो नारे लगवाए हैं सर खुदा के। एक नारा मुझे बड़ा पसंद आया वैसे, जनाब तीर निशान किसका, हसीब खां का। हाँ। तीर निशान किसका, मजदूर का। तीर निशान किसका, किसान का। तीर निशान किसका, गरीब का। तीर निशान किसका, बिलावल का। होने लिल्ला फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कमेंट्स हैं, मैं आज चाहूँगा कि प्लीज़ उनका आप जवाब ज़रूर दें। अहमद शफ़े साहब हैं, ये अहमद शाफ़े पता नहीं क्या इनका नाम है। ये कहते हैं कि औरत की रूह वो फीलिंग है कि एक साइकोलॉजिकल मसला है और इसके इलाज मुमकिन है। इस तरह चलता रहा तो 50% मर्द ट्रांसजेंडर्स बन जाएंगे, तो फिर शादी कौन करेगा, औलाद कैसे होगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह सारा फैमिली सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या जवाब देना चाहिए? सूर्य वाला, मैं उनको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, कोई ट्रांसजेंडर बनता नहीं है, ट्रांसजेंडर पैदा होता है। हर बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर एक सेक्सुअलिटी होती है जो कि उसकी असल सेक्सुअलिटी होती है, जो डिटर्मिन हो जाती है रहम मादर के अंदर। ठीक है। ये बाद में आके कुछ नहीं करता, और ना ही 50% लोग ऐसे होते हैं। हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस सेक्सुअलिटी के साथ पैदा होते हैं उनको गाइड कीजिए, उनको रहम से पेश आएँ। उनको अगर आप समझते हैं कि उनको कोई साइकोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए तो वो दीजिए, मगर उनको झूठ जीने पे मजबूर मत करें, झूठ जीने पे मजबूर मत करें। मैं सर इन साहब को एक थोड़ी सी बात बताऊं आपको प्लीज़। हजूर वाला, एक छोटी सी मैं एक मिसाल दूं। अगर ये साहब हैं और अपने आप को बहुत तनुमंद मर्द समझते हैं तो यकीनन इनके लिए औरतें अट्रैक्शन रखती होंगी। बिल्कुल ठीक है जी। जिस तरह इनके लिए औरतें अट्रैक्शन रखती हैं, इनकी सेक्सुअलिटी वो है जी, उसी तरह अगर एक और शख्स है जो साइकोसेक्सुअल किसी डिसऑर्डर का शिकार है या उसकी सेक्सुअलिटी डिफरेंट है तो उसको मर्द उतना ही पसंद है। आप बताइए, या तू जनानियां छड़ दे या औरतें छड़ दे। सर ये मजबूरी है, ये कंपल्जन है, दिस इज नॉट अ चॉइस। और बढ़ जाए अब आप खुदा के लिए कि सारी दुनिया ख्वाजा सरा बन जाएगी तो सारी दुनिया बाकी की बन जाएगी। नमरदा दबा कुड़ियां क्या करा के कुड़ियां के पासे ला रहे हो, सोचो तुसी, और हमारा फैमिली सिस्टम ब्रेक कर जाएगा। तो फैमिली सिस्टम दी ऐसी दी तैसी, पहले तो फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा है। अदालत जाके वेख अली शाफे तू जो भी है भरावां दा खून पे चूसते ने। 80% मुकदमे जो आपके यहाँ से दीवानी अदालतों के हैं वो सिर्फ जायदादों पे हैं जो सगे बहन भाइयों के दरमियान है। बड़ा फैमिली सिस्टम ते फैमिली वैल्यूज तुहाडियां दोनों फड़े में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अली अब्बास QR4CM, डॉक्टर साहब और हसीब भाई, एक प्रोग्राम अज दी तलीम होते भी तालीमी सिस्टम और तालीमी निसाब ते भी करो। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं सिर्फ यह कहांगा पुत्र जिन्होंने तालीम नाल कोई तवक्को ही नहीं है, कोई गर्ज ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, उस सिस्टम के उत्ते गल करके असीं की करना है। एवं बोर होगा, साड़ी कोई रेटिंग नहीं, साढ़े व्यूज़ नहीं आने। लोगों की गल्लां छड्ड दे, ये किसी दुश्मन ने तुम्हें बताया कमेंट समझ आई मेरी बात की। आखिरी बात आपको बता दूँ इसके ऊपर, आज हमारे यहाँ तालीम सबसे बड़ा कारोबार है। फीसां दे जाओ, डिग्रियां ले जाओ, फीसां दे जाओ, डिग्रियां ले जाओ। ऐसे ऐसे जाहिल हमारे तालीमी निज़ाम से निकल रहे हैं कि यकीन नहीं आता। आप यकीन कीजिए, छड़ दो गल, कोई अगली गार करो। तुसी एजुकेशन मिनिस्ट्री लवो ना फिर जाके। मैं क्यों करा? डॉक्टर साहब, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। सर देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की खातिर तो अपनी खातिर मेरा दिल नहीं करता कि मुझे भी वजारत दिफा दे दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये उस्मान भट्ट साहब हैं, आपके फ़ैन हैं PTV दौर से, और बस वो ये कहना चाहते हैं कि हैट्स ऑफ टू उमर आदिल साहब, आप हमारी कौम को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और आपकी मौजूदगी में हमें ये एहसास होता है कि दौरे हाजिर में हसन निसार की कमी एक और शख्स इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरी करेगा। अल्लाह ताला, ये हम रिपीट कर रहे हैं कमेंट, लेकिन ये मैंने कब अल्लाह ताला हसन निसार साहब को ज़िंदगी सेहत दे, मैं किसी काबिल नहीं। खुदा ताला मुझे भी और उनको भी अपनी हिफाजत में रखे और हमारा मुहाफ़िज़ और नासिर हो। और अगर एक शख्स भी हमारी किसी बात से अपना ही मुहासबा करके ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त ज़ाया नहीं हुआ। नसीम गफ़ार 2903 ये कहती हैं, मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जिस लड़के को पता चले कि मैं लड़की हूँ, ऐसे बच्चे का इलाज नहीं हो सकता। इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, ख़ानदान वाले इसको पसंद नहीं करते। इसका हल क्या है? नफ्सियाती इलाज मुमकिन नहीं है, मुझे जवाब ज़रूर दें। शुक्र है कि इनको ये पता है कि इसका नफ्सियाती इलाज मुमकिन नहीं है। वाकई, क्योंकि सर अच्छा, जब तक मैं MBBS करता था ना तो हमें साइकाइट्री पढ़ाई जाती थी। उस किताब के अंदर एक चैप्टर होता था, इसका नाम था साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स। जी सर, आज जो साइकाइट्री पढ़ाई जा रही है उसके अंदर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में होमोसेक्सुअलिटी है ही नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर अ डिसऑर्डर, इट इज़ एन एक्सेप्टेड
वेरिएंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअलिटी, नॉट अ डिसऑर्डर। लेकिन मजहबी तौर पे तो बहुत इशू है सर जी, मजहबी तौर पे तो वाकई बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए कि मजहब आपने किन के हाथों में दिया हुआ है। नसीम गफार साहबा के जवाब पे आइएगा वापस कि अगर इसका नफ्सियाती इलाज मुमकिन है तो वो क्या करे। सर जी, इसका नफ्सियाती इलाज उस चीज़ का होता है जो नफ्सियाती बीमारी हो। जी। ये नफ्सियाती बीमारी नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। इसकी सिर्फ एक चीज़ मुमकिन है, एक्सेप्टेंस। मैं इसमें छोटी सी एक बात बताऊं आपको। जी। सर, हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था ख्वाजा साहब के बारे में। जनाब। जितने मुझे फ़ोन आए सिर्फ मेरा दिल जानता है, मैं उसमें सिर्फ एक फ़ोन का आपको बताना चाहता हूँ। एक खातून का मुझे फ़ोन आया और कहने लगी कि आप मुझे जानते हैं और आप मेरी वालिदा को भी जानते हैं, वो एक डॉक्टर हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप मेरे भाई को भी जानते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कभी उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया। कहने लगी कि मैं उनका बेटा थी और मैं अब एक ट्रांस वुमन हूँ, बल्कि एक वुमन हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने आपके प्रोग्राम का पूरा एपिसोड निकाल के अपनी वालिदा को दिया कि एक दफ़ा ये देखें इसमें हसीब खां क्या सवाल कर रहा है और डॉक्टर उमर क्या जवाब दे रहा है, शायद आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएं। वो कहने लगी कि मेरा ख्याल था कि वो 2 मिनट के बाद इस टॉपिक के ऊपर फ़ोन मेरा दूर फेंक देंगी और चीखना शुरू कर देंगी और मुझे डांटना शुरू कर देंगी। कहने लगी कि मैं तकरीबन 38 मिनट के बाद उनके पास कमरे में गई तो वो प्रोग्राम देखकर दोबारा देख रही थी। उन्होंने जब मुझे देखा, फ़ोन नीचे रखा, मुझे अपने गले से लगाया और हम दोनों गले मिलके बड़ी देर तक रोते रहे। और मेरी माँ ने मुझे कहा, मुझे आज समझ आई है कि मेरी बेटी किस आग में जलती रही है। सर, मुझे वाक़तन जैसा सुकून उस दिन मिला है। वो लड़की माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता है। वो समझती है कि मैं एक औरत बन के पैदा हुई एंड शी हैज़ बिकम अ वुमन नाउ। सर, एक्सेप्टेंस खुदा के लिए लोगों को सर एक अजाब पैदाइशी, एक पैदा होने के बाद अजाब बस करते हैं सर, बिल्कुल। और सर कोई कुछ नहीं बनता, जो बनता बन के आता है वही बन के पैदा होता है। जी बिल्कुल ठीक है। हजूर वाला, मैं इस पे एक बात आपको बताऊँ प्लीज़। हजूर वाला, अब जो आपके लीडरान आ रहे हैं उनमें एक साहब ऐसे हैं कि जो अगर इतनी नेशनल प्रोमिनेंस पे पहुँचे तो शायद ये इशू अक्सर डिस्कस हुआ करेगा। सर 35 साल का तो हो गया, ब्याह उसी कर देने। डॉक्टर साहब, ये हमारे पास अगला कमेंट है, आमिना या आमीन अरशद हैं। ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन 22 फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से बजा लाते हैं और आप फरमा रहे हैं कि फरिश्तों ने गलती की, जिस्म और रूह में अल्लाह ताला पर आप पर रहम फरमाए। ये सब काम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है सर। मैंने जो बात कही थी वो मैंने कहा था बड़े अफसोस के साथ और बड़ी तकलीफ़ के साथ। मैंने कहा ना जाने मेरे परवरदिगार की कुदरत के कारखानों में वो कौन शरारती फरिश्ते थे जिन्होंने गलत रूह पे गलत बदन जोड़ दिया। सर कहीं तो ऐसा होता होगा, है रम्ज़ मेरे मौला के। हजूर वाला, आपने कौम लूत एक लफ्ज़ याद कर लिया हुआ है। लवातत एक लफ्ज़ आपको बचपन के अंदर बहुत इंटरेस्ट करता था, बिकॉज आप भी लवातत के बेताज शौकीन थे। गरीबान खोलें और देखें मैं गलत कह रहा हूँ, वरना इन्ना इंटरेस्ट कभी नहीं होंदा। बंदा उन्होंने चीज़ों ची तवज्जो करता है। पूरे कुरान को छड़ के तुसी कौम लूत पे आ गए। खुदा का वास्ता है कौम लूत के मुतालिक समझें। आपका क्या ख्याल है कि एक ऐसा खित्ता था जहाँ सारे टॉप थे? बस कर दें। हुआ ये था कि वहाँ पे लोगों ने अपनी सुपीरियॉरिटी को दिखाने के लिए, इंसानों के ऊपर हावी होने के लिए ये फेल शुरू कर दिया था, जहाँ पे ताकतवर कमज़ोर के साथ ये करता था। बेशक अगर वो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार नहीं भी था, अल्लाह ताला ने आपको ये बताया है कि किसी भी मेरी मखलूक को ऊपर यूँ डोमिनेट करना, उसको यूँ सबमिसिव बनाना, उसको पैसिवली जुल्म का निशाना बनाना, ये बिल्कुल गलत है। सर खुदा का वास्ता कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ना शुरू करें। मैं कतई नहीं ये कह रहा कि लवातत सही चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है लवातत, इसलिए कि वो लूत की कौम से है। मगर इफ समबडी इज बोर्न विद अ सर्टेन सेक्सुअलिटी तो फिर वो अपने सच के साथ ही जी सकता है, ये झूठ जिएगा। डॉक्टर साहब, ये एक कमेंट है SHAFJAM 1701, इनको शफजाम कह लें या जो भी कह लें, ये थोड़ा सा कमेंट आपके सुनने वाला है। जी फरमाइए। तनकीद है। हाँ बिल्कुल। गुमराही फैला रहे हैं ये डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपका जिक्र हुआ है। ठीक है। और ये एपिसोड था हमारा ट्रांसजेंडर्स वाला। ठीक है बिल्कुल। He is accusing Allah for putting wrong spirit in wrong body. Shame on you. जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। You forgot the story of nation of Lut in Quran. Oh my God, he is teaching in 5 universities.
मे अल्लाह प्रोटेक्ट हिज स्टूडेंट्स एंड आमीन। एब्सोल्युटली सर, सबसे पहली बात है कि अगर मैंने वाकई ये कहा कि कोई गलती मेरे परवरदिगार ने की है तो मुझ पर लानत है, और मेरे ख्याल में इससे बड़ा अजाब कोई हो नहीं सकता कि आप उसके ऊपर उंगली उठाएं जो कि परफेक्ट तरीन ज़ात एक कायनात में मुमकिन है। भाई साहब, खुदा का वास्ता है, अब आप बड़े हो जाएं। बहुत हो गई आपके ये बचपने में सीखी हुई मौलवियों से बातें, और बहुत हो गया आपका कुरान का ना पढ़ना। यहाँ पे कोई कौम लूत का जिक्र नहीं हो रहा। आप कौम लूत के पूरे किस्से को जानते ही नहीं हैं, इसलिए कि कोई बंदा तफसीर करते हुए भी उसके बारे में कुछ नहीं कहता। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, आई एम टीचिंग और नॉट, बट व्हेन आर यू गोइंग टू बी टॉट? कब आपने अपने लिए इन सवालात के जवाब लेने हैं? कब आपने अपनी इस घटिया लोअर मिडिल क्लास जहनियत से आगे बढ़ के इंसान के मसाइल को समझना है? अगर अब नहीं समझना तो पता नहीं कब समझना है, और अगर नहीं समझना तो इसी जहालत के गड़े में गिरे हुए मर जाएं। डॉक्टर साहब, करतबा टीवी वाले एक भाईजान है, करतबा टीवी 9931, वो कहते हैं जी गुमराह कुन बातें, आप वही हमारा एपिसोड वही जी हकीकत के बिल्कुल बरक्स अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलना जुर्म है। सर बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप इस तरह कीजिए ना, करतबा टीवी पे बैठे हुए हैं तो आप इस तरह करें कि हरम करतबा के अंदर बैठ के आप एक प्रोग्राम इस मौजू पे करें ताकि मेरी भी रहनुमाई हो सके, मैं भी गुमराह होने से बच जाऊं। हजूर वाला, गुमराही किस चीज़ की मैंने की है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। आप ये समझते हैं कि एक शख्स जो है वो मेरे कहने की वजह से इधर जाएगा या उधर जाएगा? हजूर वाला, उन लोगों से पूछें जो कि इस आर्जे का शिकार हैं, जो आप जैसे लोगों के रवैयों के शिकार हैं, वो कहाँ जाएं? उनकी कौन समझेगा? हजूर वाला, एक आपको मैं बात बताऊं, ये आपके सारे जो करतबा टीवी पे बैठ के आप जो कुछ भी करते होंगे कि ये ऐसे है तो ये वैसे है, पहली बात जो है ना, और अल्लाह ताला पे जो आपने कहा कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम लगाए, तो आपने अल्लाह ताला की कभी बात समझी है कि रहम करो मेरी मखलूक पे ताकि तुम पे रहम किया जाए? आप तो रहम करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप तो उनको इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं है, गुमराही का लेबल लगा रहे हैं, कुफर का लेबल लगा रहे हैं। ये आपको किसने दिया है? और ये जो कुफर का लेबल लगाते हैं ना आप लोग, इससे बड़ा शिर्क मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुनसिफ मेरे रब की जात है। आप सब तो यहाँ पे माशाल्लाह खुद मुनसिफ बन के बैठे हुए हैं, अपने वास्ते थोड़े टके टके दी कचहरियां तुहानू सुनिया नहीं चलता, जलीलो ख्वार होंदे हो ते दुनिया दे उत्ते कुफर दा फतवा ला देंदे हो। सीखें कि इस्लाम की असास क्या है, इंसानियत की असास क्या है। अब ये यानी कि इससे मुतल्लिक सेम कमेंट्स हैं कौम लूत वाले, ये वो मैं सारी बातें एक बात बताऊं जी, कितनी बातों पे हम जिक्र करते हैं जी, कितना सेंसिटिव टॉपिक है जी, कितनी रिस्पांस इस पे आई है जी। इसका मतलब ये है कि पीपल फील स्ट्रांगली अबाउट इट, मोस्टली 90%। और इसका मतलब ये भी है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट इट। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसके बारे में हमें थोड़ा सा बालिगुल नजरी से देखना चाहिए। बिल्कुल, कोई लॉबी नहीं है, कोई क्लास नहीं है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट एंगल से सारी चीज़ को देखता हूँ। वो ये है, दूसरे की मजबूरी को समझिए, उसकी कंपल्जन को समझें और उसे एक्सेप्ट करें, उसको बिल्कुल अपने मुआशरे में से अलग करके किसी कम तरीन इंसान को बनाना दें, उसको लेसर क्रीचर ना बनाएं उसे। आई समझ आपको मेरी बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये हमारा सवाल था जिसमें हमने इल्लीगल एबॉर्शंस की बात की। जी बिल्कुल। एक साहब हैं अमानुल्लाह परदेसी, ये हक में कमेंट है, बहुत प्यारी बात की उन्होंने। हमारी नौजवान नस्ल को घिसे पिटे सियासी टीवी शोज से नफरत की वजह से डॉक्टर साहब जैसा नायाब हीरा अब तक हमारी आंखों से ओझल रहा। मेरी ख्वाहिश है कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ इनकी नशिस्त हो जाए तो कमाल हो जाए। दोनों इल्म के समंदर हैं और माशरे पर गहरी नज़र रखें। सर, वो तो यकीनन आफ्ताब इकबाल साहब तो इल्म के समंदर हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्रामों के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाई है। मुझे यकीन है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं और आफ्ताब इकबाल साहब कभी मिलेंगे किसी प्रोग्राम में, टेलीविज़न के चैनल के सामने। और एक मैं आपको बात उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी वैसे भी जब कभी मुलाकात हुई है, और मैंने उनको एक बात उनके अंदर पाई है, उनका दिल बड़ा है, वो किसी से खाइफ नहीं होते। और दूसरी चीज़ जो उनके अंदर है वो ये है कि उनकी नर्व्स बड़ी स्ट्रांग है। सर, जैसी नर्व्स का टेस्ट आजकल पिछले कुछ महीने से आफ्ताब साहब का लिया जा रहा है, अगर कोई और आदमी होता तो कब से तौबा करके भाग चुका होता, कोलैप्स कर चुका होता, बिल्कुल कर चुका होता। मगर सर देखिए, आई थिंक ही इज़ बीइंग वेरी स्टेडफास्ट, ही इज़ कंटिन्यूइंग विद व्हाटएवर ही कैन डू, और अल्लाह ताला उनको यकीनन कामयाब करे। जस्ट तवक्कल के ऊपर वो बंदा अभी तक सर्वाइव कर, तवक्कल के ऊपर, और फिर दूसरी बात ये कि अपने ऊपर यकीन है उनको। तो ये बस बहुत कम लोग, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। सर जी, वक्त बदलेगा। दूसरी बात है, मैंने बहुत कम लोग जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के मीडिया में देखे हैं। सर, लव यू आफ्ताब साहब, लव यू।
और सर दूसरी मैं आपको बताऊँ तो आपके यहाँ जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं सर, 2-2 दिन के बाद उनकी कलई खुल जाती है, उनका पोल खुल जाता है कि आजकल कहाँ से पैसे ले रहे हैं, लिफाफा कहाँ से आ रहा है और किसकी सरपरस्ती हासिल। ABCDEFGH कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव टू सी हिम एंड हियरिंग द डॉक्टर कंटिन्यूसली। सर उनका ABCD की चॉइस बहुत अच्छी है, मैं ये कह सकता हूँ। और डॉक्टर साहब इसमें अब नसीम साहब हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के बड़े फ़ैन हैं। सजाद नसीर साहब हैं, एक्सीलेंट डॉक्टर साहब गुलनाज जरीन हैं। मतलब कितने कमेंट हैं जो प्रो हैं, पॉजिटिव हैं। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, वाकई बहुत मेहरबानी। और अल्लाह करे कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं सर, वो इस शदीद कढ़ते हुए काले तेल के कड़ाह से बाहर आ जाएं। जब आप किसी को नफरत करते हैं ना, आप खुद छलांग मारते हैं एक बड़े से कड़ाहे के अंदर, जिसके अंदर नफरत का काला तेल धुआं देता हुआ खौल रहा होता है, और आप उसमें खुद उतर जाते हैं। सर जी, प्यार करना सीखिए या इग्नोर करना सीखिए। ये नफरत वाला मामला है जो ना, ये सिर्फ आपकी ज़ाती इल्लत है, मैं आपको ये बताऊँ। डॉक्टर साहब ये यूज़र हैं, कोई इनका आईडी तो बना नहीं हुआ, नाम शो नहीं हो रहा, वो मुझे कह रहे हैं गंजा अंडा, गंदे अंडे से उन्होंने मुझे गंजा अंडा कर दिया। यार तू बाकी मरासियां तो गोली मार, तो उमर आदिल दे नाल इंटरव्यू कर लिया कर। उमर आदिल क्या ज़बरदस्त और प्यारे अंदाज विच ऐसे दोगले मुआशरे के मुँह ते ब्यों ब्यों के छित्तर मारते ने। सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब एंड हसीब भाई, ज़बरदस्त। सर जी बड़ी मेहरबानी, लेकिन सिर्फ एक आपको बात कहूँ, जिन लोगों को आप मिरासी कह रहे हैं, हाँ, मैं उनकी बेइंतहा इज्जत करता हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा। सर जी मेरी जो तारीख रातें हैं, जब मैं उदास होता हूँ या परेशान होता हूँ, तो उस वक्त मेरे लिए 2-3 आसरे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मेरा सबसे पहला आसरा जो है अपने अल्लाह का नाम सिर्फ ज़ेरे लब लेना। जब मैं परेशान किसी वक्त रात के 3 बजे उठता हूँ, तो सिर्फ इससे पहले कि आंखें खुल जाएं, मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तीसरी दफ़ा जब अल्लाह कहता हूँ ना, मुझे यहाँ पे ठंड महसूस होती है। मेरा रब उस वक्त ख़ास तौर पे निचले आसमानों पे आया होता है और ज़्यादा करीब से सुनता है, वैसे तो हर जगह पे है सर। उसके बाद मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं फिर उसको ऐसा मगन करूँ एक चीज़ में कि मैं उसके सरकार पे दरूद भेजता हूँ। और सर जी जब सरकार पे दरूद आधे में होता है, मुझे लगता है कि मेरे साथ हम नवाओं की एक फ़ौज है, जिसमें मेरा रब भी शामिल है, उसके फरिश्ते भी शामिल हैं। और सर उसके बाद जब तबीयत बेहतर हो जाती है और अगर कभी तहज्जुद पढ़ ली जाए और लगे कि हाँ फ़राइज़ अंजाम दे दिए गए, तो पता है फिर मैं क्या लगाता हूँ सर? फिर मैं जिन मिरासियों का आपने जिक्र किया ना, इनके क्लिप लगाता हूँ सर, और सोचता हूँ कि या अल्लाह कैसी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई है, कैसी कैसी बारीक बात इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक उन्होंने की है। अल्लाह सर आप लोगों को शायद खुद अंदाज़ा नहीं, आप माशाल्लाह इनके डायरेक्टर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि उनकी की हुई चीज़ें, उनके निभाए हुए किरदारों का हमारे पे क्या असर होता है और क्या क्या क़यामत करते हैं सर वो। सर मैं कई दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन सर इतराफ़ मोहब्बत बार बार किया जाए तो क्या उसकी कीमत कम हो जाती है? ना, बल्कि बढ़ जाता है। पता है मोहब्बत पक्की है, पक्की है। मैं सर एक साहब का जिक्र करना चाहता हूँ सर, और हर एक का जिक्र करता हूँ, लेकिन एक साहब का, आगा माजिद साहब है। आई लव हिम सर। आगा माजिद साहब कोई वखरा ही आदमी है, क्या परफॉर्मर, क्या आर्टिस्ट सर। जो रोल दे दीजिए, जो रोल दे दें, आगा माजिद साहब उसके अंदर जान। सर जी मैं उनका कल परसों के मैं ऐसे ही देख रहा था, तो मैंने देखा कि वो एक बावर्ची बने हुए, सिराकी बावर्ची। आए हाय सुभान अल्लाह, जो थोड़े से मेरे को मरिंदा है, हल्का सा मिठा भी है, हल्का मिठा, पूरा मिठा, मगर सर जी वो एक्टिंग करनी, उस कैरेक्टर की नुआंसेस समझनी। जी जी जी। दरअसल तुसी हो सारे गोरे गोरे मुंडियां दे ड्रामे वेखण वाले, मुंडा किन्ना गोरा है, किन्ना जवान है, कुड़ी नाल फसिया कि नहीं, कुड़ी दी मां नाल फसिया कि नहीं, मां दी भैन नाल फसिया कि नहीं, तो ये पसंद ने हीरो। हमारे हीरो तो आगा माजिद साहब है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। और दोस्तों जो लोग हमारे आर्टिस्टों को अभी तक स्टिल मरासी कहते हैं, जिन भाई का मैंने जिक्र किया, ये थोड़ा सा आप लोग ना अब अपने आप को मैच्योर करें और एक्सेप्ट करें, ये हमारे आर्टिस्ट हैं। और यकीन कीजिए डॉक्टर साहब ने जो बात की मैं उसको रिपीट करूंगा, ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये आगा माजिद की ऑब्जर्वेशन है। उसने ये कैरेक्टर कहीं देखा, उस कैरेक्टर को अपने दिए हुए किरदार के अंदर उसने कैसे लेके चला। यकीन कीजिए ये 36 मिनट का प्रोग्राम बनाते हुए आपको पता नहीं है कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सर उम्र भर की रियाजत और तजुर्बा और मुशाहिदा इसमें डालना पड़ता है। सर ये जो एक लफ्ज़ में आप कहते थे ना, मरासी जिया, ओ भाई
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋ, ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ 'ਚ ਚੱਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। और अगर माँ बाप में इतनी कसर थी तो हुन पूरी कर लो, माँ बाप से नहीं बटाए जा सकते। जनाब आप एक साहब हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बब्बू राणा जी। बब्बू तेन गल दसा, तू है बड़ा सुरीला, सब ठीक है, आजकल तो बहुत फिक्का जा रहे हैं, बल्कि ये फिकड़ू कड़ू जा रहे हैं, घड़ू में जा रहे हैं सर, जिन्होंने नाल बैठा फिर यही होना, और की होना है। मैं लेकिन गल है भा, वड्डे बंदे नाल मुकाबला करने तो पहले सोचिया कर, पैरों में हथ लाया कर। मैं कितने देखा क्लिप कि तू भी गाना गाया तो आगा माजिद साहब ने भी गाया। यार आगा माजिद खान साहब ने खुदा दी कसम और भैड़िया है गल, मान जा मेरी गल, समझ आई मेरी गल दी। जदों तक दुबईयों वापस आए हैं कोई तेरी बन नहीं रही गल। हाय बड़ा प्यारा बच्चा है सर जी, बेइंतहा प्यारा बच्चा है, लेकिन बच्चे नूं बच्चा समझ के दर्श दे रहे हैं ना हाय हाय कि वड्डियां दे नाल ना सिंह फसाया कर, समझ आई मेरी गल दी। वड्डियां दी गल पल्लियों, बल्कि कि मैं कहना गिट्टियों बन लिया उन अपने। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा, क्योंकि आप एक सूफी आदमी भी हैं। अरे नहीं, मैं किसका गुनाहगार, आप भी मानते नहीं, आपकी मोहब्बत है या आपकी आजी है। डॉक्टर साहब मायूसी किस चीज़ का नाम है? खुदा पे यकीन ना होने का, खुदा के ना होने के ऊपर यकीन होने का कि खुदा है ही नहीं है। सर मायूस तो वही होगा जो ये समझेगा कि ऊपर कोई बैठा ही नहीं हुआ। मायूस तो वो होगा जो ये समझेगा कि मुनसफी वो कभी करेगा ही नहीं। मायूस तो वो होगा जो ये समझेगा कि कभी वो हशर उठाएगा ही नहीं। सर इससे बड़ा दहरिया, इससे बड़ा एथियस्ट, इससे बड़ा नॉन बिलीवर कोई होगा जो मायूस आदमी से बड़ा होगा? कोई नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये जो दिल टूट जाता है, आपको आपका चाहा साथी नहीं मिलता या आपको आपकी सोची हुई मंजिल नहीं मिलती, उसके ऊपर जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए कोई मशवरा है? एक ही मशवरा है, जब दिल टूटे तो शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको उस हादसे से रूशनास करवाया है जहाँ से आपकी इंसानियत की पहली मंजिल शुरू होगी। सर बंदे दा बनया या अना दा बुत जिहड़ा है वो तद्दे ही ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਜਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਚਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਸ ਲੁਸ ਕਰਦਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਹਏ ਬਰੀਕ ਕੁਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੋਫਤੇ ਵੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਬ ਕੱਢੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਫਤੇ ਸਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਧੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਜਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਜਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਜਦਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ, ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਏ ਸਭ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, तब ही तू नाली तो उठ के उत्ते वाल जाना शुरू हो गए। बेशक आई समझ मेरी गल? दोस्तों ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसमें कोई मैं किसी से मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन यकीन कीजिए जब दिल टूटा है ना तो मुझे सही रास्ता दिखाई दिया। और आपको खुशखबरी भी सुनाऊँ, आने वाली किसी एपिसोड के अंदर हम कोफ्ताज बाय हसीब खान आपके सामने उनकी तरकीब पेश करेंगे और यहीं पे बनाएंगे ताकि थानों पता चले कि जो तुहाडे कोफ्ते टुटने ने तो फिर तुसी की करना। जी 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 डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। आपको नई सरकार बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपको मुबारक हो जेडे इन्ने नारे मार के लेके आए ने, खुदा दी कसम। और की दोस्तों ये था आज का एपिसोड, अपना कीमती फीडबैक ज़रूर देना और जाते जाते मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एनालिटिक्स आप देख लें, इसके अकॉर्डिंगली पिछली दफ़ा के बाद अब हमारे पास कुछ अफाका है और डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत की वजह से लोगों ने सब्सक्राइब ज़्यादा करना शुरू कर दिया। बड़ी मेहरबानी आप सबकी। सर सब्सक्रिप्शन में आपका एक पैसा नहीं जाता, वो जो बेल आइकॉन आप दबाते हैं उसमें आपका एक पैसा नहीं जाता। तो सर ये अगर उंगली के टच से अगर कुछ चीज़ें जारी रहना चाहती हैं, जारी रह सकती हैं, तो क्या हर्ज है? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी सर जी, बहुत अल्लाह हाफिज़।